तो संडे को होने वाली है UFC 322, जो एक बहुत बड़ा कार्ड है। इनफैक्ट ये इस साल का सबसे बड़ा कार्ड है, जहां पर मेन कार्ड फुली स्टैक्ड है, प्लस यहां पर 2 सुपर फाइट्स देखने को मिलने वाली हैं। वेरेस प्रीलिम कार्ड की बात करें तो ये कार्ड भी स्टैक्ड है, यहां पर काफी अच्छी फाइट्स हैं। और इसके बाद अर्ली प्रीलिम कार्ड की जब बात करते हैं तो ट्रस्ट मी वर्थ इट है ये वॉच करना, क्योंकि इधर की भी मैक्सिमम फाइट्स को देखकर मजा आने वाला है। तो UFC 322 एक काफी अमेजिंग कार्ड है, और ये वीडियो इस कार्ड की प्रिडिक्शन वीडियो रहने वाली है, जहां पर चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है, तो किसी भी फाइट पे स्किप करना है तुम कर सकते हो। अब क्योंकि ये एक स्पेशल कार्ड है तो ज्यादा प्रिडिक्शंस करना बनती है, इसीलिए आज की वीडियो में मेन कार्ड एज वेल एज प्रीलिम कार्ड की भी प्रिडिक्शंस करेंगे। तो प्रीलिम कार्ड की पहली फाइट है बैंटमवेट डिवीजन फाइटर्स मैल्कम वेलमेकर वर्सेस कोडी हैडन के बीच में। फाइट में मैं पिक करने वाला हूं मैल्कम वेलमेकर टू विन बाय राउंड 2 या फिर राउंड 3 नॉकआउट। दोनों फाइटर्स प्राइमरली एक स्ट्राइकर्स हैं, बट जितने भी वेलमेकर ने फाइट्स की है उसकी फाइट में वो टेक्निकलिटी दिखती है। लगता है कि तुम एक हाई लेवल का फाइटर देख रहे हो जो बहुत अच्छे से पंचेस को सेटअप करता है, और जैसे ही उसे ओपनिंग मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम वेलमेकर परफेक्ट शॉट्स को लैंड करता है, जो उसका प्रिसीजन है वो बहुत अच्छा है। और कोडी हैडन की बात करें तो वो एक यंग फाइटर है, वो भी एक काफी अच्छा स्टैंड अप फाइटर है, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा वाइल्ड है, और अभी उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है एज कंपेयर टू वेलमेकर। वेलमेकर चाहे तो वो कोडी हैडन के साथ काउंटर गेम भी खेल सकता है, क्योंकि डेफिनेटली कोडी उसके ऊपर प्रेशर को डालने की पूरी ट्राई करने वाला है, और ये करते हुए अगर वो हल्का सा भी वाइल्ड हुआ तो वेलमेकर अपने काउंटर शॉट्स को बहुत अच्छे से लैंड करता है। जो उसके हुक्स रहते हैं वो काफी अच्छे हुक्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है फाइट में कि वेलमेकर इन्हीं किसी हुक से कोडी हैडन को नॉकआउट कर रहा है। तो फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है मैल्कम वेलमेकर टू विन बाय नॉकआउट। लगता है इस फाइटर की एक हाई लेवल स्ट्राइकिंग है, बट लेट्स सी फाइट में क्या होता है। अब अगली फाइट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट है विमेंस फ्लाईवेट डिवीजन की, जहां पर एरिन ब्लैंचफील्ड की फाइट होने वाली है ट्रेसी कॉर्टेज के साथ। अब आई एम सॉरी गाइस, फाइट में मुझे लगता है काफी लोगों के दिल टूटने वाले, जिधर मेरी प्रेडिक्शन है एरिन ब्लैंचफील्ड ट्रेसी कॉर्टेज को बीट करने वाली है बाय डिसीजन। अब आई एम प्रीटी श्योर कोई भी ये चीज सुनना नहीं चाहेगा, बट एरिन ब्लैंचफील्ड मुझे लगता है एक ज्यादा बेटर फाइटर है जब हर चीज की बात होती है, जहां पर जिस वे से वो अपनी फाइटिंग को मिक्स कर सकती है, जिधर वो ग्रैपलिंग कर रही है फिर उसके बाद स्ट्राइकिंग कर रही है, वो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है ट्रेसी कॉर्टेज के लिए टू मच रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि ट्रेसी कॉर्टेज कुछ भी नहीं कर सकती, आई मीन पब्लिक सपोर्ट है ट्रेसी कॉर्टेज के पास, बट अगर फाइटिंग की बात करें तो उसे कैसे भी फाइट को रखना होगा फीट पर। अगर वो फाइट को फीट में रख लेती है तो फिर जो उसका प्रेशर है और उसके पीछे जो उसके पंचेस आते हैं वो काफी अच्छा रहेगा। बट पता नहीं क्यों मुझे फील आ रही है कि ब्लैंचफील्ड ये नहीं होने देगी, जहां पर स्टार्टिंग के राउंड्स में वो पूरी ट्राई करने वाली है फाइट को ग्राउंड में लेके जाने की, और अगर वो ऐसा कर लेती है जो लग रहा है कि वो कर लेगी, तो 3 में से मे बी 2 राउंड्स को विन करके या फिर स्प्लिट भी हो सकता है, वो फाइट को विन करने वाली है बाय डिसीजन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट डिवीजन फाइटर्स रोमन कोपिलोव वर्सेस ग्रेगरी रॉड्रिगेज के बारे में। आई थिंक सो फाइट में बस 2 ही बातें हो सकती हैं, उसके अलावा कुछ और होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जहां पर अगर तो ये फाइट जल्दी फिनिश होती है तो मान के चलो कि ग्रेगरी रॉड्रिगेज ने रोमन कोपिलोव को ब्रूटल नॉकआउट किया है पहले राउंड में, और अगर ये फाइट डिसीजन जाती है तो मान के चलो कि रोमन कोपिलोव ने डिसीजन को निकाल दिया। मेरे सामने मुझे बस ये 2 ही ऑप्शंस लग रहे हैं, और यहां पर मैं जाने वाला हूं ग्रेगरी रॉड्रिगेज टू विन बाय राउंड 1 या फिर राउंड 2 नॉकआउट। क्योंकि ये फाइट बस 3 राउंड्स की है, मुझे लगता है कि ग्रेगरी रॉड्रिगेज इतना ज्यादा कंसर्न नहीं होने वाला है अपने कार्डियो को लेकर, और इसीलिए वो फुल फोर्स से रोमन कोपिलोव के ऊपर अटैक करने वाला है। अब है रोमन कोपिलोव की चिन काफी अच्छी, बट एक बार जब ग्रेगरी रॉड्रिगेज वो रोबोकॉप वाली फॉर्म ले लेता है तो उसके पंचेस से बचना बहुत मुश्किल होता है। कैसे भी करके रोमन कोपिलोव को पहला राउंड तो निकालना ही होगा, उसे जितना हो सकता है उसे ग्रेगरी रॉड्रिगेज से कॉन्टैक्ट नहीं करना है, आई मीन ब्रॉल में इतना नहीं पड़ना है, पंचेस को एक्सचेंज इतना नहीं करना है, बल्कि मे बी पॉइंट फाइटिंग करके या फिर लेग किक्स को थ्रो करके उससे जितना हो सकता है उसे डिस्टेंस को मेंटेन रखना होगा। ऑल्दो यहां पर फाइट में दोनों की रीच सेम है, बट साइज यहां पर ग्रेगरी रॉड्रिगेज का काफी ज्यादा रहने वाला है। तो वही जो अपनी हर एक फाइट में रॉड्रिगेज करता है, जहां पर वो बुलडोज करने की ट्राई करता है अपने ओपोनेंट को, तो यहां पर भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, और इतने हैवी पंचेस आई डोंट थिंक सो कि रोमन कोपिलोव सर्वाइव कर पाएगा। तो आई बिलीव कि इन्हीं कोई स्विंगिंग पंचेस में से ग्रेगरी रॉड्रिगेज कोई ना कोई पंच को लैंड करने वाला है, और उससे फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड में वो विन करेगा बाय नॉकआउट। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फीचर्ड फाइट ऑफ प्रीलिम कार्ड, यानी कि मिडिलवेट डिवीजन फाइटर्स बो निकल वर्सेस रोडोल्फो वेरा। अब हल्की से मैं ये बोलूंगा ट्रिकी फाइट है पिक करना, जहां पर रोडोल्फो वेरा की ग्राउंड गेम काफी अच्छी है, तो कहीं पर मुझे ये डाउट आ जा रहा है कि अगर बो निकल वेरा को ग्राउंड में लेके चले जाता है तो वहां पर वो सबमिट भी हो सकता है, और अगर उसने पॉल क्रेग की तरह फाइट की जहां पर वो फाइट को ग्राउंड में नहीं लेके जा रहा है, तो फिर फीट में भी रोडोल्फो वेरा के पास
पास वो वाइल्डनेस है, वो बोलते ना माउथ पीस को बाइट करके वो प्रेशर और वाइल्डनेस दिखाने की एबिलिटी है, तो वो चीज भी रोडोल्फो वेरा कर सकता है। और टू बी ऑनेस्ट बो निकल के पास इतने पंचेस है नहीं। सच में अगर हम देखें तो बो निकल के अभी तक हमने 2 पंचेस को देखा है, जिसमें एक तो जैब है और एक है ओवरहैंड लेफ्ट पंच। तो यही वो हल्की सी ट्रिकी चीज है जो मेरे लिए फाइट को बिगाड़ सकती है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैं पिक करने वाला हूं बो निकल टू विन बाय मे बी सबमिशन। मुश्किल है सबमिशन बट लगा सकता है बो निकल, तो मान के चलो ज्यादा बेटर है बो निकल को पिक करना बाय डिसीजन। आई थिंक सो यहां पर बो निकल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसे फाइट को कैसे भी ग्राउंड में लेके ही जाना होगा, क्योंकि अगर वो फाइट को फीट में रखता है तो हो सकता है कि जो आरडीआर ने बो निकल के साथ किया, जहां पर हाई प्रेशर को दिखाते हुए वो बो निकल को ब्रेक कर लेता है। अब ऑब्वियसली रोडोल्फो वेरा के पास वो बॉडी नीज नहीं है, बट प्रेशर उसे डालना आता है, तो यही प्रेशर मे बी बो निकल की बहुत बड़ी वीकनेस बन जाए। इसीलिए मेरी ओपिनियन में फाइट में बो निकल के लिए सबसे सेफ रहेगा कि वो चांस ले वेरा की जूजित्सु के अगेंस्ट और फाइट को बार बार ग्राउंड में ही लेके जाए। ऑल्सो बेशक मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि बो निकल के पास बहुत कम पंचेस हैं, बट फिर भी ये ओवरहैंड उसने पॉल क्रेग के ऊपर भी लैंड किया था, तो इसके भी थोड़े से कम चांसेस बनते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि रोडोल्फो वेरा के ऊपर भी वो कोई इसी ओवरहैंड पंच को वो कनेक्ट करके उसे रॉक कर दे। तो लेट्स सी फाइट में क्या होता है। मैं ऑलरेडी मीम का विजन कर सकता हूं, अगर बाय चांस बो निकल फाइट को हार जाता है तो मस्ट विन फाइट फॉर बो निकल। और अब मूविंग ऑन तो मेन कार्ड पर आते हैं, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट रहने वाली है। और यहां से मैं बोलूंगा प्रेडिक्शंस बहुत ज्यादा टफ होने वाली हैं, क्योंकि सारी फाइट्स बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। तो मेन कार्ड की पहली फाइट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट लाइट वेट डिवीजन फाइटर्स बेनिल दारियुश वर्सेस बेनवास सांडिनी के बीच में। बहुत ज्यादा ट्रिकी फाइट, क्योंकि दोनों के पास यहां पर एक दूसरे को काउंटर करने की बहुत अच्छी रेसिपी है। जहां पर बीएसटी के पास टेकडाउन्स हैं, उसके पास ग्रैपलिंग है, तो बेनिल दारियुश के पास एंटी ग्रैपलिंग है। वो बहुत अच्छे वे से टेकडाउन्स को डिफेंड करता है। मान के चलो जिसने मैथ्यूस कैमरॉड के टेकडाउन्स को डिफेंड कर लिया हो, वो बाकी टेकडाउन्स को भी अच्छे से डिफेंड कर लेगा। ऑन दी अदर हैंड स्ट्राइकिंग की बात करें तो बेनिल दारियुश ट्राई करता है फाइट को थोड़ा सा स्लो बनाने की। बार बार वो अपने किक, स्पेशली जो उसकी बॉडी किक्स है, उन्हें स्पैम करते रहता है, बट उसका काउंटर बीएसटी के पास है, जहां पर एक पंच कनेक्ट और बेनिल दारियुश को वो नॉकआउट कर देगा। तो सच बोल रहा हूं, मुश्किल फाइट है प्रेडिक्ट करना, बट फिर भी मैं यहां पर जाने वाला हूं बेनिल दारियुश टू विन बाय डिसीजन। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फील आ रही है कि ये फाइट एक सुपर अमेजिंग फाइट जाने वाली है, जहां पर स्टार्टिंग में बेनवास सांडिनी बेनिल दारियुश को हर्ट करने वाला है, बट फिर बेनिल दारियुश वहीं से अपना कमबैक करने वाला है, जो उसने वैसे मल्टीपल टाइम्स दिखाया है। वो कमबैक करने वाला है और वहां से फाइट को फिर विन कर जाएगा। ओवरऑल अगर फाइट को देखें तो मुझे लगता है कि यहां पर बेनिल दारियुश को चाहिए कि वो फाइट को एक काउंटर गेम बनाए, जहां पर जब भी बीएसटी उसके ऊपर टेकडाउन को शूट कर रहा है तो अपने टेकडाउन डिफेंस को दिखाकर वो फिर से फाइट को फीट में रखे और खुद ज्यादा पंचेस को इनिशिएट ना करे, क्योंकि फिर बीएसटी उसे एक बहुत बड़े हुक से काउंटर कर सकता है। तो इसीलिए बेनिल दारियुश को चाहिए कि वो पूरी फाइट में थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करता रहे। ये तुम बोल सकते हो बैकवर्ड मूव करना बाकी फाइटर्स के लिए इतनी अच्छी चॉइस नहीं होती है, बट बेनिल दारियुश ने बार बार दिखाया है कि वो बैकवर्ड मूव करता हो अभी काफी अच्छी फाइट कर सकता है। तो मेरी ओपिनियन में उसे यही करना चाहिए, और जब भी बीएसटी डिस्टेंस को क्लोज करने की ट्राई करे तो वही अपने स्ट्रेट लेफ्ट पंच या फिर बॉडी किक्स को बार बार स्पैम करके वो फिर से बीएसटी को मजबूर कर दे रीसेट होने के लिए। पता नहीं क्यों मैं इस फाइट को गैमरॉट जैसी फाइट देख रहा हूं, बल्कि मुझे पता है बीएसटी गैमरॉट नहीं है, बट बेनिल दारियुश का मुझे लगता है उसे सेम फाइट करनी चाहिए जो उसने फाइट की थी गैमरॉट के अगेंस्ट। तो बेनिल दारियुश को मैं यहां पर विन करने के लिए पिक तो कर रहा हूं, बट एक मेजर प्रॉब्लम दारियुश की है जिससे कि वो फाइट को हार सकता है, और वो है उसकी काफी वीक चिन। और अब मूविंग ऑन तो वेल्टरवेट डिवीजन पे चलते हैं, जहां पर लियोन एडवर्ड्स फाइट करने वाला है कार्लोस प्राटेस के साथ। देखने पर ही पता लग रहा है बहुत ही अच्छा मैचअप है ये। दोनों फाइटर्स स्ट्राइकर्स हैं, बहुत अमेजिंग स्ट्राइकर्स हैं मैं बोलूंगा, बट शॉक मत हो जाना अगर ये फाइट बोरिंग जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब दोनों ही फाइटर्स बहुत अमेजिंग फाइटर्स होते हैं एक डिपार्टमेंट में, तो फाइट कभी कभार बोरिंग चले जाती है, और यहां पर भी ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों फाइटर्स काफी अच्छे स्ट्राइकर्स हैं, तो मे बी वो इतना ज्यादा रिस्क ले ही ना। दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्लियर कट हमें पता लगता है कार्लोस प्राटेस के पास ज्यादा फिनिशिंग एबिलिटी है, जहां पर वो रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है, तो इसीलिए कभी कभार हमने उससे थोड़ा सा वाइल्ड होता हुआ देखा है। वेरस लियोन एडवर्ड्स की बात करें तो वो ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, जो हमेशा ट्राई करता है कि वो जितनी शार्प अपनी स्ट्राइकिंग को रख सकता है उतना ही रखे, और इसीलिए मे बी उसकी फाइट्स इतनी ज्यादा फिनिश नहीं होती हैं।
अब मे बी अगर ये फाइट 5 राउंड्स की होती तो शायद से मैं अपनी पिक को डिफरेंट रखता, बट क्योंकि ये फाइट 3 राउंड्स की है तो मैं यहां पर जाने वाला हूं कार्लोस प्राटिस टू विन बाय डिसीजन। मेरी पिक के लिए ये वाला फैक्टर बहुत बड़ा है कि कार्लोस प्राटिस ज्यादा एक्टिव रहने वाला है, वो ज्यादा एनर्जी को शो करने वाला है, वो ट्राई करने वाला है लियोन एडवर्ड्स को नॉकआउट करने की। और अभी तक हमने जितना देखा है लियोन एडवर्ड्स से, वो स्टार्टिंग के राउंड्स में इतनी ज्यादा एनर्जी को शो नहीं करता है, वो हमेशा ट्राई करता है थोड़ा सा सेफ प्ले करके टेक्निकल रहने की। तो क्योंकि ये फाइट 3 राउंड्स की है, मे बी अगर लियोन एडवर्ड्स मोमेंटम को भी पकड़ता है तो आई थिंक सो वो उसके लिए बहुत लेट हो जाएगा। फाइट में प्राटिस के पास रीच की एडवांटेज है, शायद से 3 इंचेस की रीच एडवांटेज है उसके पास। तो कार्लोस प्राटिस ऑलरेडी बहुत अच्छे जैब्स को थ्रो करता है, तो मे बी यहां पर स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में वो पॉइंट फाइटिंग ही करे लियोन के साथ, जहां पर वो बार बार लियोन एडवर्ड्स को जैब से अटैक करे जा रहा है। दोनों की अगर हम पावर की भी बात करते हैं तो कार्लोस प्राटिस के पास है वो 1 पंच नॉकआउट पावर, और इसके साथ बेशक लियोन एडवर्ड्स ने वो हेड किक नॉकआउट किया है उस्मान को, बट इसके बाद भी जब किकिंग की भी बात करते हैं तो कार्लोस प्राटिस की किक्स मुझे ज्यादा बेटर लगती हैं। वो जो स्ट्रेट लाइन में फ्रंट किक्स को थ्रो करता है वो बहुत अच्छी हैं। तो लियोन को यहां पर मेरी ओपिनियन में बहुत कुछ वर्क करने की जरूरत है अगर उसे फाइट को विन करना है। तो जैसे वो नॉर्मली फाइट करता है उससे थोड़ा सा हटकर उसे ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत है। अब एक वाइल्ड कार्ड चीज रह सकती है, यानी कि मे बी लियोन एडवर्ड्स कार्लोस प्राटिस के ऊपर टेक डाउन्स को शूट करे, जो वैसे तो होना बहुत मुश्किल है, बट लियोन ने ये चीज कमारू, उस्मान, बिलाल मोहम्मद, इवन कोबी कविंटन के साथ भी की थी। तो मे बी प्राटिस को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए वो टेक डाउन्स को भी शूट कर सकता है। बट ओवरऑल ये फाइट एक स्ट्राइकिंग फाइट रहने वाली है, और मुझे लगता है प्राटिस एटलीस्ट यहां पर 3 में से 2 राउंड्स को विन करके यूनानिमस वे से फाइट को विन करने वाला है। और अब मूविंग ऑन तो एक और वेल्टरवेट डिवीजन की फाइट है, जहां पर शॉन ब्रेडी की फाइट होने वाली है माइकल मोरालेस के साथ। अब शॉन ब्रेडी एक ऑलराउंड फाइटर है, बट फिर भी मैं इस फाइट को जब देखता हूं तो एक ग्रैपलर वर्सेस स्ट्राइकर की ये फाइट मुझे दिखती है, जहां पर मुझे नहीं लगता कि शॉन ब्रेडी इस फाइट में ज्यादा स्ट्राइकिंग करने वाला है, बल्कि जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी माइकल मोरालेस को ट्राई करने वाला है कि वो उसके ऊपर टेक डाउन्स को शूट करे और मेजॉरिटी फाइट को ग्राउंड में रखे। ऑन दी अदर हैंड हम सबको पता है कि माइकल मोरालेस के पास बहुत ज्यादा पावर है, अगर वो शॉन ब्रेडी को क्रैक कर दिया तो वो नॉकआउट कर सकता है उसे। तो वो यहां पर ऑपोजिट देखने वाला है, यानी कि वो फाइट को स्टैंडिंग बनाने की पूरी ट्राई करेगा, और जो उसके पास मैसिव रीच और साइज की एडवांटेज है, जहां पर शॉन ब्रेडी के अगेंस्ट उसके पास 7 इंचेस की रीच एडवांटेज है, तो मान के चलो कि वो अपनी पूरी फाइट को जैब के पीछे रखने की ट्राई करेगा, जहां पर यही चीज शॉन ब्रेडी को सबसे डिफिकल्ट रहेगी, वो जो माइकल मोरालेस की रीच है उसे काउंटर करके डिस्टेंस को क्लोज करना। बट यू नो व्हाट गाइस, ये ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले मल्टीपल प्रीवियस फाइट्स को देख के हटा हूं, और समवट मुझे यहां पर फील हो रहा है कि शॉन ब्रेडी फाइट को विन करने वाला है बाय डिसीजन। तो यही मेरी प्रेडिक्शन भी है, यानी कि शॉन ब्रेडी फाइट को विन करेगा। और स्टार्टिंग में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जाने वाला था माइकल मोरालेस के पास, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। बट फिर अगर हम माइकल मोरालेस की क्लोजली फाइट्स को देखते हैं तो अभी तक उसने हाई लेवल में बस गिलबर्ट बर्न्स के साथ फाइट की है, जो लेट्स बी ऑनेस्ट गिलबर्ट बर्न्स अब अपनी प्राइम में नो लॉन्गर है, तो वो वाली फाइट को भी मैं इतना हाईली रेट नहीं करूंगा। और अगर लो लेवल में बात करें तो जब माइकल मोरालेस ने कंटेंडर सीरीज या फिर अर्ली फाइट्स की थी तो वहां पर उसके ओपोनेंट उसे ग्राउंड में लेके गए थे। अब हाँ, माइकल मोरालेस ग्राउंड में होल्ड नहीं हुआ था, बट पॉइंट यहां पर ये कि लो लेवल फाइटर्स उसे ग्राउंड में लेके जा चुके हैं। तो शॉन ब्रेडी एक काफी हाई लेवल ग्रैपलर है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो भी माइकल मोरालेस को ग्राउंड में लेके जाने वाला है। अब अनलाइक उसके बाकी ओपोनेंट्स, जहां पर एक बार वो उसे ग्राउंड में लेके जा रहे हैं और फिर उसके बाद रिटर्न में माइकल मोरालेस उन्हें नॉकआउट कर दे रहा है, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉन ब्रेडी अवॉइड कर लेगा, जहां पर वो एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स माइकल मोरालेस को ग्राउंड में लेके जाने वाला है। गेम प्लान भी शॉन ब्रेडी का यही रहना चाहिए, बट ये चीज होने के लिए फाइट में उसे प्रेशर डालना होगा। जहां पर जितनी भी मैंने मोरालेस की फाइट को देखा है, तो जब भी वो बैकवर्ड मूव होता है तभी उसके ऊपर टेक डाउन शूट हो रहे हैं या फिर उसके साथ क्लिंच वर्क हो रहा है, और वैसी ही पोजीशंस में मुझे लगता है कि शॉन ब्रेडी शाइन करेगा। तो शॉन ब्रेडी को यहां पर रीच को फिगर आउट करना है और मोरालेस के ऊपर प्रेशर डालकर उसे ट्राई करनी है ग्राउंड में लेके जाने की। बट ऑब्वियसली यहां पर माइकल मोरालेस से एक पंच की कसर रह सकती है, जहां पर अगर उसने कोई बहुत बड़ा पंच लैंड कर दिया तो शॉन ब्रेडी एंड भी हो सकता है, क्योंकि बिलाल मोहम्मद अगर तुम्हें टीकेओ कर दे रहा है तो माइकल मोरालेस डेफिनेटली एबिलिटी रखता है तुम्हें नॉकआउट करने की। और अब मूव करते हैं इस कार्ड की को मेन इवेंट के ऊपर, जहां पर ये को मेन इवेंट हो रहा है विमेंस फ्लाईवेट डिवीजन का। एक सुपर फाइट हो रही है जहां पर वैलेंटीना शेवचेंको फाइट करने वाली है जोंग वेली के साथ। बेस्ट वर्सेस बेस्ट फाइट है ये, गोट वर्सेस गोट फाइट है, कुछ भी बोलो इस फाइट को, ये बहुत बड़ी फाइट है, जहां पर वंस अगेन बहुत ही हार्ड फाइट टू प्रिडिक्ट। यहां पर एक साइड वैलेंटीना है जिसके पास स्टैंड अप में बहुत अच्छी किक्स हैं,
और उसकी टेक डाउन करने की एबिलिटी, फाइट को ग्राउंड में होल्ड करने की एबिलिटी काफी अच्छी है। फिर इस दूसरी साइड जोंग वेली है जो सुपर फास्ट फाइटर है, और क्योंकि वो एक लोअर वेट क्लास से आ रही है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एक गारंटी है कि वो वैलेंटीना से काफी फास्ट रहने वाली है। और स्टैंड अप की बात करें तो उसके पंच कॉम्बिनेशंस, जो वो पंचेस को थ्रो करती है, वो काफी अच्छे हैं। फिर इस ग्राउंड की बात करें तो उसका टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट ए फाइट टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए 50-50 है, बट प्रिडिक्शन तो देनी पड़ेगी, इसीलिए मैं यहां पर जाने वाला हूं वैलेंटीना शेवचेंको टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। अब इस चीज को तुमने बहुत बार सुना होगा और मैंने भी इस चीज को बोला है, लाइटर मैन स्किल बहुत मैटर करता है, जहां पर जो भी लोअर वेट क्लास से ऊपर आ रहा है उसे मोस्टली सक्सेस मिली है। बट क्योंकि यहां पर बात हो रही है विमेन्स एमएमए की, तो मे बी इसका ऑपोजिट हो जाए। आई थिंक सो यहां पर फाइट में वैलेंटीना अपने साइज को इंपोज करने वाली है जोंग वेली के ऊपर, जहां पर मुझे लगता है कि वैलेंटीना यहां पर काफी ग्रैपल करेगी, और अगर वो जोंग वेली को ग्राउंड में लेके चले जाती है तो जोंग वेली के लिए वापस खड़ा होना मुझे लगता है कि इस डिवीजन में मुश्किल होगा। फीट में, स्टैंड अप में आई थिंक सो जोंग वेली ज्यादा बेटर है, जहां पर वैसे तो दोनों फाइटर्स लेग किक्स को थ्रो करते हैं, बट हर स्ट्राइक जोंग वेली की ज्यादा फास्ट रहती है और उसके पंच कॉम्बिनेशंस वो भी काफी फास्ट है वैलेंटीना से। तो मे बी वैलेंटीना पूरी ट्राई करने वाली है कि वो अर्ली फाइट में टेक डाउन करे, ताकि लेटर एंड ऑफ द फाइट में वो चैंपियनशिप राउंड्स में जोंग वेली टायर्ड हो जाए। अब क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि फाइट बहुत ज्यादा क्लोज है, तो नोटिस करना जोंग वेली को, वो सबसे अच्छी फाइट तब करती है जब वो अपने ओपोनेंट के ऊपर बहुत अच्छे प्रेशर को मेंटेन करती है, और काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो वो ब्रॉल करने से ज्यादा भी नहीं डरती, जहां पर वो एकदम में पॉकेट के अंदर चले जाएगी बिग शॉट्स को लैंड करने के लिए। वेयरएज वैलेंटीना की बात करें तो वो बैकवर्ड मूव करता हुआ भी बहुत अच्छा फाइट करती है। अब क्योंकि वैलेंटीना की किक्स बहुत अच्छी हैं, तो वो बैकवर्ड मूव करती हुई हमेशा देखती है अपने ओपोनेंट को वो हेड किक या फिर बॉडी किक से अटैक करने की, और ये वैलेंटीना काफी अच्छे से हाइड कर लेती है अपने जैब के पीछे। तो यहां पर जोंग वेली इतना भी एग्रेसिव नहीं जा सकती, क्योंकि आई बेट यू गाइस वैलेंटीना बहुत ज्यादा ट्राई करने वाली है वो हेड किक को लैंड करने की, जो अगर हम एक फाइट को देखें तो रोज नामे यूनिस ने भी जोंग वेली को ऐसे ही नॉकआउट किया था वो हेड किक को थ्रो करके। तो गारंटी मान के चलो कि वैलेंटीना भी पूरी ट्राई करने वाली है। और जैसे मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वैलेंटीना को मौका मिल रहा है या फिर ओपनिंग मिल रही है टेक डाउन शूट करने की, तो होप तो यही है कि वो जोंग वेली को ग्राउंड में लेके जाएगी। एलेक्सा ग्रासो के अगेंस्ट भी सेम करके उसने सेफ प्ले किया था काफी, और फाइट को वैलेंटीना ने डोमिनेट किया था। अब ऑब्वियसली जोंग वेली का जो टेक डाउन डिफेंस है, जो उसकी रेसलिंग है, वो फार बेटर है एलेक्सा ग्रासो से। सो लेट्स सी क्या होता है, बट मैं वैलेंटीना पे ज्यादा बिलीव कर रहा हूं, इसीलिए मेरी प्रेडिक्शन है वैलेंटीना शेवचेंको टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। और अब मूविंग ऑन, तो इस कार्ड की मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जो वंस अगेन एक सुपर फाइट है, जहां पर वेल्टरवेट फाइटर्स जैक डेला मेडेलेना फाइट करने वाला है इस्लाम माहाचेव के साथ। एक और बार बहुत ज्यादा क्लोज फाइट टू प्रेडिक्ट, और यहां पर तो पता नहीं क्यों मुझे वो नर्वसनेस लग रही है, जहां पर कुछ भी हो सकता है इस फाइट में। पता चले कि जेडीएम ने नॉकआउट कर दिया इस्लाम को, या फिर इस्लाम ने जेडीएम को सबमिट कर दिया। अब वैसे तो यहां पर फाइट को एक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर बोलना थोड़ा सा अनजस्ट है, क्योंकि इस्लाम माहाचेव एक ऑलराउंड फाइटर बन चुका है, बट क्या वो यहां पर ये करने वाला है, या फिर वो जेडीएम के अगेंस्ट प्राइमरली एक ग्रैपलर की तरह फाइट करेगा? टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है इस्लाम माहाचेव पूरी ट्राई करने वाला है कि वो फाइट को जितना जल्दी हो सके, और इसीलिए जैसे मैंने कहा, ऑल्दो वो एक ऑलराउंड फाइटर है, बट मुझे यहां पर फील आ रही है कि वो अर्ली जेडीएम को टेक डाउन करने की बहुत ज्यादा ट्राई करेगा। दूसरी साइड जेडीएम की तरफ देखें तो वहां पर मुझे लगता है कि जितनी लेट ये फाइट जाती रहेगी उतना ज्यादा जेडीएम को एडवांटेज मिलने वाली है, जहां पर फिर उसके जो पंच कॉम्बिनेशंस हैं वो काफी अच्छे वैसे लैंड होने लग पड़ेंगे। और मुझे लगता है तुम्हें भी ऐसी फील आ रही होगी कि जेडीएम के पास है वो एबिलिटी जहां पर वो लेटर राउंड्स में इस्लाम माहाचेव को नॉकआउट कर रहा है। दो वे से इस फाइट को देख सकते हैं, जहां पर जब लाइटर मैन स्किल की बात होती है तो इस्लाम माहाचेव के पास वो एडवांटेज हो सकती है, जिधर वो लाइट वेट डिवीजन से वेल्टरवेट डिवीजन में मूव हुआ है, तो मे भी हमें वो जेडीएम के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही फास्ट दिखे, क्योंकि जेडीएम इतना भी ज्यादा फास्ट फाइटर नहीं है। वो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में हमने देखा है कि हमेशा अपने ओपोनेंट को रीड करता है, तो स्टार्टिंग के राउंड्स में इस्लाम रियली अपनी स्पीड से जेडीएम को ट्रबल दे सकता है। अब इसी का अगर हम ऑपोजिट लेके चलें तो लेटर राउंड्स में जहां पर इस्लाम माहाचेव ने फाइट के लिए बल्क अप किया है, तो अगर फाइट लेटर राउंड्स में जाती है तो जेडीएम से ज्यादा टायर्ड होने वाला है इस्लाम माहाचेव। और फिर जैसे जेडीएम ने बिलाल के अगेंस्ट परफॉर्म किया था, वैसा सेम हम उसको देख सकते हैं इस्लाम के अगेंस्ट भी। अब इस्लाम के पास है उतनी एबिलिटी कि वो जेडीएम के अगेंस्ट स्ट्राइकिंग में स्टैंड कर ले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बस स्ट्राइकिंग ही करना या फिर पूरा टाइम स्ट्राइकिंग ही करना और अर्ली टेकडाउन्स ना करना, ये मुझे लगता है बहुत गलत होगा इस्लाम के लिए। और बिलाल मोहम्मद की फाइट देखने के बाद आई बेट यू इस्लाम माहाचेव अर्ली टेकडाउन शूट करने वाला है। जेडीएम को अगर फाइट विन करनी है तो उसे कैसे भी ट्राई करनी होगी वो पहले 2 राउंड्स को सर्वाइव करने की। अब सर्वाइव करने का
मेरा यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि पूरा टाइम जेडीएम बस ग्राउंड में पड़ा हुआ है और इस्लाम ने उसके ऊपर टॉप पोजीशन को बनाया है, क्योंकि फिर तो जेडीएम ज्यादा टायर्ड हो जाएगा और उसके पंचेस में वो जो शार्पनेस है, वो जो पॉप है और जो पावर है वो सारी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जेडीएम को पहले के 2 राउंड्स को थोड़ा सा कंपेटिटिव बनाना होगा। वो जितनी ट्राई हो सके उतना ज्यादा फाइट को फीट में रखने की ट्राई करे, और अगर फाइट ग्राउंड में भी जाती है तो जितना जल्दी हो सके उसे वापस स्टैंड होना होगा। अगर वो ऐसा कर लेता है तो आई एम टेलिंग यू गाइस, मे बी राउंड 3 ऑनवर्ड्स ही हम देखने लग पड़े कि जेडीएम के लिए अब इस्लाम के टेकडाउन्स को डिफेंड करना थोड़ा सा इजी बनता जा रहा है और उसके अब पंचेस लैंड होने लग पड़े इस्लाम के ऊपर, और ये इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा डेंजर होगा। अब यहां पर मैं ये डेफिनेटली नहीं बोल सकता कि बस 2 ही वे से ये फाइट जाने वाली है, बट फिर भी ज्यादा चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि इस्लाम महाचेव डेफिनेटली देखने वाला है फाइट को अर्ली फिनिश करने की, वेयरएज जेडीएम देखने वाला है कि वो फाइट को जितना लेट हो सके उतना लेके जाए। तो काफी मुश्किल फाइट टू प्रेडिक्ट, क्योंकि एक साइड इस्लाम की ग्रैपलिंग है, उसके टेक डाउन्स काफी इंसेन रहते हैं, वेयरएज दूसरी साइड जेडीएम क्रेग जोन्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, जो बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था दागिस्तानी रेसलिंग को काउंटर करने में, और इसी के साथ जेडीएम एलेक्जेंडर के साथ भी ट्रेन कर रहा है, जिसके पास इस्लाम के अगेंस्ट फाइट करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो काफी मुश्किल है यहां पर पिक करना, बट मैं यहां पर जाने वाला हूं इस्लाम महाचेव टू विन बाय राउंड 2 सबमिशन। जैक डेला मेडेलिना अपनी ग्राउंड गेम में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, उसके पास काफी अच्छा टेक डाउन डिफेंस है, और अगर वो ग्राउंड में चले भी जाता है तो वो बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है। बट मेन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या जेडीएम का ये जो ग्राउंड डिफेंस है ये इस्लाम महाचेव के ग्राउंड ऑफेंस से ज्यादा बेटर बन चुका है? अब ये चीज मुझे लगता है कि नहीं हुई है अभी तक, जहां पर आई थिंक सो इस्लाम महाचेव के जो टेक डाउन्स हैं और जिस वे से इस्लाम ग्राउंड में फाइट करता है वो स्टिल जेडीएम का जो डिफेंस है उससे ज्यादा बेटर है। तो इवन दो अगर जेडीएम पहले के राउंड में सर्वाइव भी कर लेता है, वो खड़ा भी हो जाता है वापस, तो यही चीज इस्लाम राउंड 2 में रिपीट करने वाला है, और बस इस्लाम को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए डाश चोक लगाने की, क्योंकि सबमिशंस की जब बात होती है तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइटर्स में से एक है इस्लाम, और फिर जेडीएम के लिए चोक को ब्रेक करना, वहां से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब क्योंकि यहां पर जेडीएम बहुत ज्यादा ट्राई करने वाला है कि वो एकदम से वापस खड़ा हो जैसे एलेक्जेंडर कर रहा था फाइट में, तो ये भी प्रोबेबिलिटी बनती है कि यही करने के चक्कर में वो अपनी बैक को दे रहा है और एकदम से इस्लाम वहां पर रियर नेकेड चोक को भी लॉक इन कर सकता है। तो इसीलिए मैं यहां पर, क्योंकि इस्लाम महाचेव अर्ली राउंड्स में बहुत ज्यादा डेंजरस फाइटर है और हमने देखा है जेडीएम को ग्राउंड में जाता हुआ, तो यहां पर मैं अपना चांस ले रहा हूं इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट, जिधर मुझे लगता है कि वो सबमिशन को लगा देगा। बट देयर इज नो वे कि यहां पर मैं बोलने वाला हूं कि फाइट वन साइडेड हो सकती है, क्योंकि अगर जेडीएम ने पहले 2 राउंड्स को सर्वाइव कर दिया तो उसके पास ज्यादा रीच है, उसके पास 170 पाउंड्स में फाइट करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमने उसके इंटरव्यूज में लिटरली देखा है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। तो फिर अगर फाइट लेटर राउंड्स में जाती है, जहां पर सपोज कि इस्लाम ने पूरी ट्राई कर ली थी फर्स्ट और सेकंड राउंड में जेडीएम को सबमिट करने की, बट वो जेडीएम को सबमिट नहीं कर पाया, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था राउंड 3 ऑनवर्ड्स ही हम देख सकते हैं कि इस्लाम थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, उसके जो टेक डाउन्स हैं वो थोड़े से स्लो लैंड हो रहे हैं, और इसी की वजह से जेडीएम उन्हें डिफेंड कर ले रहा है। और एक बार अगर जेडीएम ने इस्लाम को फोर्स कर दिया कि बस उसके साथ उसे अब स्ट्राइकिंग ही करनी पड़ेगी, तो वहां पर फिर बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि जेडीएम फाइट को विन कर जाए, और वो भी वो विन करे बाय नॉकआउट। अब हो सकता है ओवरऑल भी इस्लाम फाइट को विन कर जाए, या फिर जेडीएम कोई अर्ली नॉकआउट कर दे इस्लाम को, बट लॉजिकली ऑन पेपर अगर मैं देखूं तो लेटर राउंड्स में मैं जेडीएम को बैक कर रहा हूं, अर्ली राउंड्स में मैं इस्लाम को बैक कर रहा हूं, और ओवरऑल भी मैं पिक कर रहा हूं इस्लाम महाचेव टू विन बाय सबमिशन। अब काफी टाइम से मेरी बहुत अच्छी रन चल रही थी प्रेडिक्शंस में, बट क्योंकि ये कार्ड है ही बहुत ज्यादा क्लोज और मुश्किल कार्ड है बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट करने के लिए, तो मे बी इस कार्ड में मेरा लक एंड होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या पिक्स हैं इस पूरे कार्ड को लेकर, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।